गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद क्या है ये। इससे पहले की स्लाइड में आपको दिखेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं ओरली बोल देती हूँ। पेज नंबर 216 पर देखेंगे। इंडियन पार्लियामेंट इन आवर कंट्री, द लेजिस्लेचर एट द सेंटर इज़ द कॉल्ड संसद। इट हैज़ 2 हाउसेस। हमारे देश में सेंट्रल में, केंद्र में एक व्यवस्थापिका है जिसका नाम है संसद, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। इट हैज़ 2 हाउसेस, इसके 2 हाउसेस होते हैं। वन इज़ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, उसे लोकसभा भी कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस, इसके अलावा इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। क्या क्या कहेंगे इसको? लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस, ठीक है। सेकंड इज राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अपर हाउस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस। ऑल थ्रो देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज देयर इंटीग्रल पार्ट। भारतीय संसद में, है ना, किससे मिलकर बनी है? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दस द पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द प्रेसिडेंट। तो भारतीय संसद के 3 भाग हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गई भारतीय संसद। अब हम यहाँ पढ़ेंगे हाउस ऑफ पीपल क्या है ना। लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ पीपल क्या है, या लोअर हाउस क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। It is the lower house. Maximum number of members of this house is 545, ठीक है। It is the lower house. इसे निम्न सदन कहा जाता है और इसमें जो सदस्यों की संख्या है, जो मेंबर्स हैं, वो 545 545 होते हैं। Its member are elected by direct election by the voter of the representative constituency, ठीक है। इसमें जो 545 सदस्य हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन जानते हैं ना क्या होता है, जिसमें सीधे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो निर्वाचन है वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, सीधा निर्वाचन होता है, जिसमें जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो सीधे सीधे वोट डालकर अपने सदस्यों को चुनते हैं। जहाँ भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ भी जो भी लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा से, जैसे हम अगर गुना का उदाहरण लें तो गुना में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र जो है, वहाँ से गुना की जनता ने, शिवपुरी की जनता ने मिलकर किसे चुना है? KP सिंह यादव जी को अपना सांसद चुना है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। इफ़ द हाउस इज़ नॉट डिसॉल्व प्रीमेच्योर, इट्स टेन्योर इज़ फॉर 5 years। अगर समय से पहले, ठीक है, समय से पहले अगर इसका विघटन ना हो, प्रीमेच्योर ना हो, प्रीमेच्योर विघटन ना हो, तो इसका कार्यकाल जो है कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। इन द हाउस ऑफ पीपल 29 इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर फ्रॉम मध्य प्रदेश। भारत से मध्य प्रदेश से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 29। इनको आप अंडरलाइन करते जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में कितने हैं, तो मैंने अंडरलाइन किया 545, ठीक है। उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश से बात करेंगे, है ना, तो हो जाएंगे कितने? 29। मध्य प्रदेश से कितने मेंबर्स हैं हाउस ऑफ पीपल में? 29, ठीक है, 29। और इसका टेन्योर जो है वो होता है 5 year का, ठीक है। इन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि लोकसभा से कितने मेंबर्स हैं, मध्य प्रदेश से कितने मेंबर्स हैं, लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, all these questions. In the House of People, 29 elected members are there from Madhya Pradesh. Any citizen of India who has compacted 18 years of age can vote for the election to the House of People. भारत का हर वो नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, वो
हाउस ऑफ पीपल में जो मेंबर्स खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए उनको वोट कर सकता है, वोट डाल सकता है। हाउस ऑफ पीपल ऑल थ्रू द टर्नर ऑफ हाउस ऑफ पीपल इज़ फॉर 5 ईयर्स। जो हाउस ऑफ पीपल का जो कार्यकाल मैंने बताया, जो टेन्योर बताया, वो 5 ईयर्स का होता है। द प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व द हाउस बिफोर 5 ईयर्स। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, इसको भंग कर दिया जाए, तो जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल से पहले भी हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। द ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ पीपल आर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसमें 2 ऑफिसर्स काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन काम करते हैं? एक जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो 2 होते हैं। एक होते हैं स्पीकर और दूसरे होते हैं डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। अब द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स। लोकसभा में जो 545 जो मेंबर्स चुन के गए हैं, उन्हीं में से लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनती है, ठीक है। फॉलोइंग आर द फंक्शन। अब ये तो अभी इतना ही रहने दीजिए। अब मैं बता दूं कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए या लोकसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, रेड बॉक्स में दी गई हैं। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा और लोअर हाउस। शुड बी, फर्स्ट इज शुड बी ही सी, वह शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, पहली शर्त ये है। दूसरा, शुड बी 25 ईयर्स और मोर, वह 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। तीसरा, शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वह केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से आशय है जैसे वो किसी नौकरी में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में है या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी में है, तो ये लाभ का पद कहलाएगा। तो उसको लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए पहले उसे वहाँ से अपना रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। वो लाभ का पद है, उसके बाद ही वो लोकसभा के चुनाव में एज उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकता है, ठीक है। सो should not be on any office of profit in the central or state government, is not declared insane or insolvent by any competent court of law, उसे किसी भी न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित ना किया करा हो, ठीक है। इंसेंस मीन्स पागल, इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित ना किया हो किसी भी कोर्ट ने भारत की। हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, उसे संसद के किसी भी कानून के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। डिसक्वालिफाइड मीन्स अयोग्य, मतलब संसद ने किसी भी कानून के द्वारा उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया हो। इतनी क्वालिफिकेशंस, योग्यता होने पर ही कोई भी व्यक्ति संसद पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे, नीचे आएंगे, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अब अभी हमने पढ़े थे कि 2 पदाधिकारी, 2 ऑफिसर्स होते हैं हाउस ऑफ पीपल में, वन इज स्पीकर एंड सेकेंड इज डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर के क्या क्या फंक्शन है वो देखिए। नंबर 1, टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करना। जितनी भी सदन में मीटिंग्स होंगी उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द हाउस। नंबर 2, टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस, सदन की कार्यवाही को या जो हाउस में जो भी काम हो रहे हैं उनको संचालित करना। टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस, सदन में, हाउस का मतलब है यहाँ सदन, सदन में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका उत्तरदायित्व भी किसका होता है? स्पीकर का होता है। नेक्स्ट, टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ये डिसाइड करना कि कोई भी जो बिल है, विधेयक है, वो मनी बिल है, वित्त विधेयक है या नहीं है, मतलब मनी बिल है या साधारण बिल है। नेक्स्ट, टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज़ ऑफ हाउस ऑफ पीपल,
लोकसभा में जितनी भी समितियां बनाई जाती हैं, जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, वो बनाने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स, जो वहाँ लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके अधिकारों का हनन ना हो, ये देखने का कार्य भी किसका है? स्पीकर का है। नेक्स्ट इज टू एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन अ सब्जेक्ट इन द हाउस। सदन में किसी भी विषय पर चर्चा होनी है तो किस विषय पर कब चर्चा होगी, कितनी समय तक चर्चा होगी, ये भी डिसाइड कौन करता है? समय का निर्धारण कौन करता है? जो स्पीकर है हाउस के। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, अगर स्पीकर अध्यक्ष वहाँ उपस्थित नहीं है, एट दैट कंडीशन द डिप्टी स्पीकर कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। तो उन सारे उत्तरदायित्वों का जो निर्वहन जो लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीकर कर रहे हैं, वो सारे ही कार्य को कौन कंडक्ट करता है? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो ये है डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के फंक्शन। अब हम जानेंगे पावर ऑफ द लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, क्या है ना, तो कौन कौन सी शक्तियां हैं देखते हैं हम। द पावर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आर एज अंडर, तो निम्नलिखित है, नीचे देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर मीन्स विधायी शक्तियाँ। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है लोकसभा का। ध्यान से सुनिए, मेन फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इज फ्रेमिंग ऑफ लॉज। हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा का प्रमुख कार्य है फ्रेमिंग ऑफ लॉज, विधि या कानून का निर्माण करना। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इक्वल। देखिए, संविधान के अनुसार हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों को ही इक्वल पावर शक्तियाँ दी गई हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेमिंग लॉज, कानून बनाने के लिए दोनों को ही इक्वल बराबर शक्तियाँ दी हैं। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बट इन प्रैक्टिस द हाउस ऑफ पीपल इज़ मोर पावरफुल। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में ये बात करें, वास्तविकता में या व्यवहार में ये बात करें, तो हम देखते हैं कि हाउस ऑफ पीपल इज़ मोर पावरफुल कंपैरेटिव टू काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट की तुलना में या राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज़्यादा पावर होती है व्यवहारिक तौर पर। लेकिन ध्यान से सुनिए, संविधान ने दोनों को इक्वल पावर दी है, लेकिन व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि जो हाउस ऑफ पीपल है वो ज़्यादा पावरफुल है हाउस ऑफ स्टेट से। जनरली ऑल इम्पॉर्टेंट बिल्स आर प्रेजेंटेड ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट बिल्स होते हैं, है ना, जितने भी इम्पॉर्टेंट बिल होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? जितने भी इम्पॉर्टेंट बिल्स मतलब विधेयक जो होते हैं वो कहाँ? हाउस ऑफ पीपल में ही रखे जाते हैं, इसलिए या प्रस्तुत किए जाते हैं, इसीलिए लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा हम देखें फाइनेंशियल मैटर्स पर, फाइनेंशियल पावर देखें तो यहाँ भी एक चीज़ देखने को मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द हाउस ऑफ पीपल पावरफुल सो फॉर एज फाइनेंशियल मैटर एंड कंसर्न। संविधान ने वित्तीय मामलों में लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में है? राज्यसभा की तुलना में। फाइनेंस बिल्स आर इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ पीपल ओनली। जो वित्त विधेयक होता है वो केवल और केवल हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो फाइनेंस बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, ऑल थ्रो फाइनेंस बिल आर सेंड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट आफ्टर पासिंग बाय द हाउस ऑफ पीपल। और हाउस ऑफ पीपल में जब ये पास हो जाता है तब इस बिल को हाउस ऑफ स्टेट में भेजा जाता है। और ध्यान से सुनिए, ऑफ पीपल बट द काउंसिल ऑफ स्टेट हैव टू अकॉर्ड सैंक्शन टू द फाइनेंस बिल्स विद इन 14 डेज। इसका मतलब है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि जो फाइनेंस से संबंधित जो बिल है भेजा कहाँ जाएगा? लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में। वहाँ पर ये पास होने के बाद भेजा जाएगा कहाँ? हाउस ऑफ स्टेट में। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, भेजे जाने के 14 दिन के अंदर विदिन 14 डेज जो हाउस ऑफ स्टेट है उसे इसको स्वीकृति के साथ
लोकसभा में वापस भेजना होगा। उसके पास केवल 14 दिन होते हैं इसे पास करने के लिए। अगर 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर हाउस ऑफ स्टेट ने या काउंसिल ऑफ स्टेट ने इसे पास नहीं किया तो ये अपने आप ही इसको पास मान लिया जाएगा, क्योंकि उनको इसमें कोई बदलाव का अधिकार, केवल वो अपने सजेशन दे सकते हैं इसमें, है ना। जो फाइनेंस बिल है उसमें केवल अपने सजेशन दे सकते हैं, मानना है और नहीं मानना है ये हाउस ऑफ पीपल पर डिपेंड करता है। तो हाउस ऑफ स्टेट के पास या काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ये बिल जाएगा, वो अपने सजेशन देंगे, हाउस ऑफ पीपल माने ना माने ये हाउस ऑफ पीपल पर डिपेंड करता है। लेकिन 14 डेज, केवल 14 दिन उन्हें अपने पास रखने का अधिकार है और 14 दिन के बाद इसको लौटाना ही होता है। अगर नहीं लौटाते हैं तो उसे स्वतः ही पास हाउस ऑफ स्टेट से या काउंसिल ऑफ स्टेट से पास मान लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, है ना। अब कार्यपालिका पे कैसे नियंत्रण रखते हैं ये देखिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। संविधान के अनुसार जो मंत्री समूह होता है या मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो होता है वो हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी फंक्शन till it's enjoy the confidence of the house of people। हाउस जो मंत्रिमंडल है तभी तक बना रह सकता है या तभी तक क्रियाशील रह सकता है जब तक लोकसभा में उसको विश्वास मिला हुआ है। कॉन्फिडेंस, ध्यान से सुनिए, कॉन्फिडेंस, एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, तभी तक बना रह सकता है जब तक कि उसको हाउस ऑफ पीपल में विश्वास मत मिला हुआ है। द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस इन द हाउस। अब लोकसभा के जो सदस्य हैं किस तरीके से मंत्रिमंडल पर अपना शिकंजा कस के रखते हैं उसके लिए आप समझिए, जब तक जैसे मंत्रियों से, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे समय समय पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी जो भी नीति थी उस पर आपने क्या कार्य किया है, कितना पैसा खर्च किया है, कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन इन द हाउस। ब्रिंगिंग मोशन ऑफ एडजर्न, स्थगन प्रस्ताव ला करके, एडजर्न मतलब स्थगन प्रस्ताव लाकर, और नो कॉन्फिडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव रखकर भी सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखा जाता है। तो ये है फंक्शन ऑफ लोकसभा में कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो कार्यपालिका है उस पर किस तरीके से लोकसभा के सदस्य नियंत्रण रखते हैं वो हमने यहाँ पे जाना है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा टुगेदर कैन मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में संशोधन या बदलाव। तो हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट मिलकर के संविधान में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, उसमें इनका क्या फंक्शन है देखिए। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected member of both houses of parliament and the elected member of the legislative assembly of the state। देखिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक समूह होता है जिसमें कौन कौन, जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ध्यान से सुनिए। दोनों ही हाउसेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो, दोनों हाउसेस मतलब हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो, और जितने भी राज्य हैं भारत में उन सभी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मतलब विधायक और सांसद। ठीक है। ये सब मिल करके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस के जो सदस्य हैं वो करते हैं। द इलेक्शन शैल बी इन अकॉर्डेंस with the system of proportional representative by mean of single transferable vote on the voting shall be by
सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट का कैसे होता है चुनाव, दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स जो होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति जी का, और एक रेशियो में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है सभी का, है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जिसे बोलते हैं। और इसमें एक व्यक्ति एक वोट दे एक सदस्य एक वोट दे सकता है, और जो भी जो वैलेट जो चुनाव है, जो वोटिंग की प्रोसेस है, वो सीक्रेट वॉलेट के आधार पर, सीक्रेट बैलेट के आधार पर की जाती है। ठीक है। अब है फोरम ऑफ पीपल्स ऑफ व्यूज़। इसका मतलब क्या है, जनता के फोरम ऑफ पीपल्स व्यूज़, जनता के विचारों का मंच कहा जाता है किसे, लोकसभा को। क्यों कहा जाता है, सिंस द हाउस ऑफ पीपल इज़ द हाउस ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड बाय द पब्लिक। जो हाउस ऑफ पीपल में जो मेंबर होते हैं, जो सांसद होते हैं, उन्हें कौन चुनता है, आम जनता चुनकर भेजती है। तो कहा जाता है कि द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड बाय द मेंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी द व्यूज़ ऑफ द पीपल। जो उनके विचार होते हैं, जो वो विचार संसद में रखते हैं, लोकसभा में रखते हैं, वो उनके विचार ना हो करके आम जनता के विचार होते हैं, व्यूज़ होते हैं। हाउस ऑफ द पीपल इज़ द मिरर ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन एंड फीलिंग्स। कहते हैं कि जनता के मन की बात या जनता के विचारों का मंच है, जनता की आकांक्षाओं का, जनता की भावनाओं का मंच या दर्पण कहा जाता है, मिरर कहा जाता है किसको, हाउस ऑफ पीपल को। और बाकी मिसलेनियस फंक्शन, बाकी जो अन्य कार्य हैं, विविध कार्य हैं, वो क्या क्या होते हैं, देखिए। लोकसभा कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है। दूसरा है, इट कैन डिस्कस द प्रपोजल पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जाने के लिए भी राज्यसभा, इसी तरह जैसे लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट बिल ला सकती है, ठीक उसी तरीके से राज्यसभा भी उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट इम्पीचमेंट, उन्हें हटाने का बिल, वो जो तरीका है वो अपना सकती है। इट कैन डिस्कस द प्रपोजल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके अगेंस्ट भी महाभियोग पर विचार कर सकती है। ठीक है ना, उस पर भी विचार करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास है। इसके अलावा इट इज़ नेसेसरी फॉर द लोकसभा के लिए जरूरी है टू कंफर्म द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट विद इन अ मंथ, अदरवाइज सच प्रोक्लेमेशन शैल ऑटोमेटिकली बाय नलिफाइड। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, जो भारत में किसी भी आपात स्थिति की घोषणा करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो घोषणा होने के बाद लोकसभा में उस घोषणा होने के 1 महीने के अंदर, ठीक है, वो घोषणा होने के 1 महीने के अंदर लोकसभा द्वारा उसे अनिवार्य कर दिया जाए कि जो हमारे राष्ट्रपति जी ने जो संकटकालीन या आपातकाल की जो घोषणा की है उसकी पुष्टि कर दी जाए, एक तरीके से उसे मान लिया जाए कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसी घोषणा जो है स्वतः ही रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपातकाल की जो भी घोषणा की है राष्ट्रपति जी ने वे स्वतः ही रद्द या खत्म हो जाएगी, फिर उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, आज हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, कैसे बनती है, क्या क्या उसके पावर्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको पढ़ेंगे।